गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी। आज हम बीएससी पार्ट 3 के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक के बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारक होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स पर अपना प्रभाव डालते हैं। और ये जो कारक और फैक्टर जो हैं वो अजैविक और जैविक यानी एबायोटिक और बायोटिक प्रकार के होते हैं। तो अजैविक कारक या एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स या जैविक कारकों की। तो जैसा नाम है बायोटिक फैक्टर्स यानी जैविक कारक, जिस तरीके से अजैविक कारक जिसमें कि हमने फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स पढ़े थे, वो सभी फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से बायोटिक फैक्टर्स या जैविक कारक भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक कंपोनेंट्स क्या हैं एनवायरनमेंट में, किसी में भी या किसी भी इकोसिस्टम में? दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और किसी भी एनवायरनमेंट की हम बात करें या इकोसिस्टम की बात करें तो ये सभी लिविंग, जितने भी लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो आपस में भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी इनका भी आपस में एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी और प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, आपस में जो इनके संबंध होते हैं या रिलेशनशिप होती है जिससे कि एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं, वो दो तरह की होती है। अब ये दो तरह की कौन सी है? एक रिलेशनशिप है रिलेशनशिप विद इन द स्पीशीज। विद इन द स्पीशीज यानी इंट्रा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक यानी स्पीशीज में ही अंतः जातीय, एक ही स्पीशीज के लोगों में आपस में जो एक दूसरे पर वो प्रभाव डालेंगे, वो इंट्रा स्पेसिफिक या अंतः जातीय संबंध हो गए। और दूसरी जो रिलेशनशिप है वो कौन सी है? रिलेशनशिप बिटवीन दी स्पीशीज, यानी दो स्पीशीज के मध्य, दो जातियों के बीच में, दो अलग अलग जाति के इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। तो एक जाति के इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म दूसरी जाति के इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स पर प्रभाव डालते हैं किसी भी तरीके से, चाहे तो सीधा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो इंटर स्पेसिफिक या अंतर जातीय रिलेशनशिप या संबंध कहलाता है। तो इस तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी एनवायरनमेंट में, किसी इकोसिस्टम में रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अब हम इनके संबंधों की या रिलेशनशिप की बात करते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स किस तरीके से या कौन कौन से हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनमें, जैसा अभी मैंने आपको बताया, उनके जो आपस में रिलेशंस हैं या संबंध हैं वो किस तरीके से हैं? दो तरह के, एक इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस और दूसरा इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस। इंट्रा स्पेसिफिक या अंतर्जातीय संबंधों की जब हम बात करते हैं, यानी किसी एक जाति के जीव, उसी जाति के जीव अपने दूसरे जीवों को, उसी जाति के दूसरे जीवों को अगर प्रभावित करते हैं तो वो जो रिलेशंस हैं या जो संबंध हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं कोऑपरेटिव और दूसरे नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब आपस में यदि वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो सहयोगी प्रकार के फैक्टर अगर जो होते हैं वो। और नॉन कोऑपरेटिव यानी असहयोगी, एक ही जाति के लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करते। ये देखा है ना आपने, ह्यूमंस में तो बहुत ही देखते हैं, ह्यूमन नेचर है, बहुत मुश्किल होता है कि अपनी ही जाति के दूसरे लोगों का सहयोग करें, है ना। और कुछ में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में भी होता है उसी तरीके से कि या तो वो अपनी जाति के लोगों को बहुत फेवर करते हैं, ये हम भी देखते हैं, और
अपनी ही जाति के कुछ लोग हैं आपस में एक दूसरे से सहयोग नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से ये नेचर में भी है, एनवायरनमेंट में भी है। तो सहयोगी और असहयोगी दोनों तरह के रिलेशंस होते हैं। और जो सहयोगी कोऑपरेटिव टाइप के जो रिलेशंस होते हैं या सहयोगी टाइप के होते हैं, उसमें फिर कौन कौन सी कैटेगरी आ गई? कॉलोनाइजेशन यानी निवहीकरण, ठीक है, ग्रुपिंग हो जाती है। दूसरा है सोसाइटी फॉर्मेशन, सोसाइटीज बन जाती है, समाज बन जाता है, सामाजिक संगठन बन जाते हैं। तीसरी तरह का है एग्रीगेशन, समूहीकरण, जब किसी कारण से इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो वो एग्रीगेशन। और पेरेंटल केयर यानी पैतृक संरक्षण, जब अपनी ही जाति के लोग अपनी ही जाति में पैतृक संरक्षण, अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो पैतृक संरक्षण। इसी में नॉन कोऑपरेटिव टाइप की अगर हम बात करें तो असहयोगी संबंध किस तरह के हैं कि एक ही जाति के इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन अपनी ही जाति के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को सहयोग नहीं करते। और उसका भी कुछ ना कुछ कारण होता है। जब भी आपस में द्वेष भावना आती है तो किसी न किसी कारण से आती है, किसी न किसी मतलब से आती है। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को लगे कि इस कारण से या दूसरे की मदद करने से मेरे को कुछ नुकसान हो रहा है, तभी वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसका सहयोग नहीं करता। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स का ये जो संबंध है वो नॉन कोऑपरेटिव या असहयोगी होता है। और वो किस कारण से या किस तरह का है? या तो फूड कंपटीशन, भोजन की स्पर्धा हो, लिमिटेड हो तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करना बंद कर देते हैं, या फिर डेफिनेट हॉस्टिलिटी हो यानी सीमित शत्रुता हो, तो तब ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये बायोटिक फैक्टर्स भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर जो है इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस भी होते हैं। आज हम इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस की ही बात करेंगे। तो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस में यानी अंतः जातीय, एक ही जाति के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं या संबंध होते हैं, जैसा भी मैंने बात बताया आपको, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव। तो इसकी हम बात करते हैं कोऑपरेटिव या सहयोगी अंतर्जातीय कारक जो होते हैं या फैक्टर्स जो होते हैं, उसमें है एक कॉलोनाइजेशन या निवहीकरण। कॉलोनाइजेशन का मतलब आपको पता है, कॉलोनीज बन जाती हैं, यानी बहुत सारे लोग एक एरिया में इकट्ठे जैसे रह रहे होते हैं। तो एनिमल्स में इस तरीके से होता है, कॉलोनीज बन जाती हैं। और ये बहुत कॉमन है, पाया जाता है, देखते हैं हम जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्रोटोजोआ के एनिमल्स है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉलोनाइजेशन दिखता है। आपने पढ़े होंगे प्रोटोजोन्स कई सारे, उनमें देखे ना, निवही प्राणी पढ़ा होगा आपने, कॉलोनीज बना के रहते हैं, एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो इस कारण से कॉलोनाइजेशन के कारण बहुत सारे एनिमल्स प्रोटोजोआ के वो एक साथ रहते हैं। अब एक साथ रहने से आपस में उनकी सुरक्षा भी हो जाती है और इसी के साथ साथ इवोल्यूशन की क्रिया भी आगे चलती है। और इसी कारण से, इस कॉलोनाइजेशन के कारण ही, जैसे प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स थे, उनमें कॉलोनाइजेशन हुआ, इकट्ठे रहने लगे, उसी से आगे इवोल्यूशनरी अगर स्टेप की अगर हम बात करें तो पॉरीफेरा का विकास हुआ। आगे नेक्स्ट है ना स्पॉन्जेस, और ये स्पॉन्जेस में बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर उन्होंने टिश्यू बनाए, और उनमें फिर क्या होता है, श्रम विभाजन हो जाता है। तो क्या है, अलग अलग ग्रुप बन गए सेल्स के और वो अलग अलग काम करते हैं। और धीरे धीरे ऐसे एवोल्यूशन होते होते फिर जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी मिल के टिश्यू बनाया, टिश्यूज ने ऑर्गन, और आगे बढ़ के इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ और फिर मॉडर्न या एडवांस ऑर्गेनिजम्स का विकास हुआ। तो इस तरीके से कॉलोनाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है इवोल्यूशन में। अगला जो रिलेशनशिप है या संबंध जो है वो है एग्रीगेशन या समूहीकरण। एग्रीगेशन बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, एग्रीगेट हो गए, समूह बना लिए, इकट्ठे हो गए। तो इस प्रोसेस में यानी एग्रीगेशन में जनरली क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी हो सकता है कि अलग स्पीशीज के लोग भी उसके साथ लोग इन द सेंस कि ऑर्गेनिजम्स भी उसमें हों। जनरली एक ही जाति के ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स एक जगह
इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो क्रिया होती है या एक साथ जो इकट्ठे होते हैं वो किसी ना किसी कारण से होता है। इंडिविजुअल्स या तो किसी चीज के प्रति रिएक्ट करने के लिए होते हैं, या एनवायरनमेंट अगर ऐसा है, सीमित साधन है, तो उस जगह एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कि रात को आपने देखा होगा, आजकल बरसातों के दिन है, आपने बहुत देखा होगा कि लाइट के चारों तरफ बहुत सारे मॉथ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो लाइट के सोर्स की तरफ ही वो सब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई पत्थर है, चट्टान है या कोई लॉग है, तो कोई भी सेंटीपीड है, वो भी इन दिनों बहुत निकलते हैं, सेंटीपीड, कनखजूरा, तो एक ही चट्टान के नीचे, एक ही पत्थर के नीचे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एग्रीगेशन एनिमल्स में होता है। इसके अलावा और कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा बर्ड्स का। जब बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, आपने देखा होगा पक्षियों के झुंड उड़ते हुए, झुंड के झुंड बनाकर वो उड़ते हैं। तो जब वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो ग्रुप बनाकर जाते हैं। तो इस तरीके से किसी ना किसी कारण से एनिमल्स आपस में इकट्ठे होते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ें मोटी मोटी दिखाई देती हैं हमें, कोई भी ऑर्गेनिजम्स या एक ही जाति के ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट एक बात जो है वो क्या है, सेफ्टी की या सुरक्षा की। तो ये आप भी जानते हैं कि अगर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह एक साथ इकट्ठे होंगे तो अपनी सुरक्षा ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स हीट कंजर्वेशन के लिए इकट्ठे होते हैं। अगर ठंड ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स या बर्ड्स या एनिमल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। मनुष्यों में भी आपने देखा, ह्यूमंस भी जब ठंड होती है तो हम लोगों की कोशिश क्या रहती है, एक जगह आके इकट्ठी हो जाएं, ग्रुप बना लें। क्या होता है उससे, जब ज़्यादा लेवल में सब रेस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है और ठंड कम हो जाती है, तो हीट कंजर्वेशन में मदद मिलती है। इसी तरीके से फैमिली आर्मोर या पारिवारिक कवच, ग्रुप बना के रहते हैं। फैमिलीज में भी होता है ना, जॉइंट फैमिलीज है, इकट्ठी सब रह रहे हैं मिलके, तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता उधर से। एनिमल्स में भी इस तरीके से होता है कि बहुत सारे अगर ग्रुप बना के रहते हैं एनिमल्स तो उनका शत्रु उन पर अटैक नहीं कर पाता। जंगल में आपने देखा होगा जंगली भैंसा जैसे है, मान लो अकेला अगर बाइसन, जंगली भैंसा काफी बड़ा होता है साइज में, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, बाइसन जिसे कहते हैं, तो ये बाइसन या जंगली भैंसा साइज में बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर भेड़ियों का ग्रुप आ जाता है तो वो उस पर अटैक करता है, तो अकेला जो है भैंसा उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ग्रुप में हैं, एक साथ मिलके चल रहे हैं, तो फिर वो उनका मुकाबला कर लेते हैं और उनको भगा देते हैं भेड़ियों को। तो इस तरीके से पारिवारिक कवच का काम भी करता है, या एग्रीगेशन से ये फायदा भी उनको होता है। एक और प्रभाव इसका जो पड़ता है वो क्या है, अटैकिंग या ऑफेंसिव टेंडेंसी, यानी अपनी जाति की सुरक्षा के लिए कुछ एनिमल्स हैं, अपनी जाति को कंजर्व करना है, बचाना है, उसकी सुरक्षा करनी है, तो वो ग्रुप में ही रहते हैं, झुंड में ही रहते हैं, ग्रुप में ही घूमते हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं या कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमेशा ही ग्रुप में रहते हैं। आपने देखा होगा लोकस्ट को या टिड्डियों को, वो भी जब चलते हैं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं ना बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा दिन पहले ही हुआ था, बहुत ज़्यादा झुंड के झुंड आते हैं। तो ये झुंड के झुंड जो आते हैं टिड्डियों के, वो एक साथ मिलकर आते हैं और पूरा का पूरा खेत चट कर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे झुंड बना के रहते हैं, मिल के रहते हैं, तो उनका जो ताकत है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि वो अपनी एक तरीके से शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपना बल दिखाते हैं कि हम सब मिलके इतना कर सकते हैं। तो ये टेंडेंसी हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है, अपने आप को बचाने की भी और दूसरे पर अटैक करने की भी। ऑब्वियसली अटैक भी इसलिए करता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो ये भी अंतर्जातीय या इंट्रा स्पेसिफिक संबंधों में ही आता है। एक और जो इसमें प्रभाव है इसका,
वो क्या है? सोसाइटी फॉर्मेशन, यानी कि सामाजिक संगठन। अब एक ही जाति के लोग, मैं फिर वही एग्जांपल दे रही हूँ जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाता है, जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, मनुष्यों में देखते हैं, हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं। एक ही जाति के लोग हैं, उनका एक समाज है, और वो समाज यानी वो लोग अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, उसके विकास के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। उसकी रक्षा भी करेंगे, उसके उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो जिस तरीके से मनुष्य समाज बनाता है और अपने को प्रभावशाली बनाता है, उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से होता है। और कुछ और बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे चींटियां हैं, दीमक हैं, बीज हैं। इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सामाजिक संगठन होता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी इनकी कॉलोनीज होती हैं, और इनमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इनके समाज में। जैसे एक क्वीन होगी, एक ड्रोन होता है, जैसे वर्कर्स होते हैं इसमें, हनी बीज में भी आपने देखा है, दीमक और चींटी में भी होता है। तो जो स्टेराइल होते हैं वो इनके वर्कर्स हो जाते हैं, उनको सारा काम करना पड़ता है, उनकी जो कॉलोनी है उसकी देखभाल करना, उसका रख रखाव करना, फूड इकट्ठा करना, ये सारा काम वर्कर्स का हो जाता है। और जो रानी का काम है उसका काम हो जाता है अंडे देना, जो मेल होता है, ड्रोन होता है, उसका काम होता है फर्टिलाइज करना। तो इस तरीके से उनका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सामाजिक संगठन होता है, जिसमें उनके जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, यानी उनके कार्य या उनका जो काम है वो निश्चित होता है। ये सब मेंबर्स, उनका बिहेवियर उसी तरीके से होता है, उनका डेवलपमेंट उसी तरीके से होता है, बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरीके से होता है। और ये ज़्यादातर हेरिडिटरी होता है, यानी अनुवांशिक होता है उनमें, कि उनमें इस तरीके का बिहेवियर होगा ही। Another relation is parental care. पेरेंटल केयर या पैतृक संरक्षण, ये भी टेंडेंसी जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो इतनी देखने को नहीं मिलती। छोटे एनिमल्स हैं, जो प्रारंभिक एनिमल्स हैं प्रिमिटिव टाइप के, जैसे प्रोटोजोआ वगैरह, या और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में हैं उनमें ये टेंडेंसी नहीं होती। जैसे प्रोटोजोन्स हैं वो तो यूनिसेलुलर हैं, और उनमें फिर क्या होता है, क्योंकि पेरेंटल केयर नहीं है, और जो नई जनरेशन आई या जो नई संतति जो बनी है, वो फिर पेरेंटल केयर है नहीं, एनवायरनमेंट में खुला है, उसको खुद को ही सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना है। और इसलिए इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में फिर रिप्रोडक्शन की जो टेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनका सारा एम जो है वो अपनी जनरेशन को बचाने के लिए, अपनी प्रोजेनी को बचाने के लिए होता है। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सरवाइव कर सकें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए उनमें जो ब्रीडिंग पावर है, कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ चलते हैं, और ख़ासकर हम हायर लेवल में देखें, बर्ड्स में देखें और मैमल्स में देखें, तो ये जो टेंडेंसी है या पेरेंटल केयर, पैतृक संरक्षण है, वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा है बर्ड्स में भी, मनुष्यों में भी, कि जो यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स द्वारा, खासकर मदर द्वारा बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल की जाती है। बर्ड्स में भी आपने देखा है, दाना मुंह में डालती है चिड़िया बच्चे के, तो उसको भोजन भी प्रोवाइड कराएगी, उसकी प्रोटेक्शन भी करेगी, रक्षा करेगी। ये अंडे देने से शुरू हो जाता है। अंडे जब देती है बर्ड, तो आपने अंडे सेती भी है, उनकी सुरक्षा करती है, फिर भोजन प्रोवाइड करती, लाला के देखती, रक्षा करती है। फिर जैसे जैसे, और ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। ह्यूमन बींग्स में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ चलते हैं ये बढ़ता जाता है। बाकी एनिमल्स में भी आपने देखा है, जो पेरेंट्स हैं या जो मदर है, हर एक एनिमल में आपने देखा होगा कि वो बच्चों की बहुत देखभाल करती हैं, और इसलिए उसमें फिर ब्रीडिंग कैपेसिटी कम होती है एज कंपेयर टू लोअर ऑर्गेनिजम्स।
क्योंकि फिर वो अपना उसी को केयर करके, यंग वन की केयर करके अपनी प्रोजेनी को बचाते हैं। तो इस तरीके से ये इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, अंतर्जातीय संबंध होते हैं, जिससे कि ये ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं।